सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। पेट 2025 की परीक्षा में अब महज कुछ दिन बच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की यह हमारी क्लास आपको इतना तो श्योर करा देगी कि आपको विज्ञान के जितने भी 5 नंबर हैं उतने मिल जाएंगे। क्यों ऐसा कह रहे हैं? इससे पहले हमने जीव विज्ञान की क्लास करा दी, रसायन विज्ञान की क्लास करा दी। आज की हमारी क्लास जो है वो है भौतिक विज्ञान पर। भौतिक विज्ञान की यह हमारी आखिरी क्लास होगी विज्ञान से रिलेटेड, क्योंकि यह अब हमारा अंतिम समय का ब्रह्मास्त्र है। आज इस क्लास को मिस मत करिएगा। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं आपसे कि यह परीक्षा से पहले आखिरी क्लास है विज्ञान की, और इस क्लास को मिस मत करिएगा। इस क्लास में सरल से लेकर कठिन तक के सारे सवाल कवर कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहले शुरू करेंगे सरल प्रश्नों की श्रृंखला, उसके बाद धीरे धीरे टफ प्रश्न आते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। अब आप बताइए कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन कह रहा है कैंडला, बी ऑप्शन कह रहा है रेडियम, सी ऑप्शन कह रहा है मोल और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि ज्योति तीव्रता का मात्रक किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर निकलेगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ज्योति तीव्रता की मात्रक जो होता है कैंडला होता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारी क्लास आज की जो है रैपिड फायर तरीके से कराई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आज स्पेशली प्रश्न और उत्तर की बौछार करने वाले हैं हम आपके सामने। तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। आप सभी जानते होंगे कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है, तो जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन का रहा है प्रकाश वर्ष, बी ऑप्शन का रहा है खगोलीय इकाई और सी ऑप्शन का रहा है किलोमीटर और डी ऑप्शन का रहा है पारसेक। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई कौन सी होती है। चलिए कमेंट करते रहिए, क्योंकि अब आखिरी समय है। अगर आप ढिलाई करेंगे तो आप यकीन करिए कि आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, अभी ढिलाई मत करिए। एक हफ्ते का जो भी समय बचा है आप इतनी जोर लगा दीजिए जितने कि आज तक आप जोर लगाए ही नहीं हो पढ़ाई में। ठीक है, चलिए बताइए। जितने भी लोग प्रकाश वर्ष उत्तर दे रहे हैं ना, इनका गलत हो जाएगा। ठीक है, इनका गलत होगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दूरी का मात्रक कौन है, तो आपको उत्तर देना होगा प्रकाश वर्ष। ठीक है, जहां पर दूरी का मात्रक सिर्फ पूछा जाए वहां पर प्रकाश वर्ष ऑप्शन में रहेगा। मुझे पता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वहां पर आप लोग प्रकाश वर्ष मारिएगा। ठीक है, वैसे तो दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है और किलोमीटर भी है, और लेकिन जो सबसे बड़ा होता है प्रकाश वर्ष नहीं होता, पारसेक होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो होता है पारसेक। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो निकलेगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है? कहा जा रहा है कि ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई है कौन सी है। ओजोन की एक प्रकार से यहाँ पर सरल प्रश्न कर दे हम आपके सामने, तो पूछा जा रहा है कि ओजोन की मोटाई नापने के लिए कौन सा इकाई होता है। ठीक है, तो बताइए। डॉप्सन होता है, कैलोरी होता है, जूल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कभी ना कभी तो पढ़े ही होंगे। अगर साइंस आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो यह प्रश्न आपको देखने को मिला होगा कहीं ना कहीं पे। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल सही, डॉप्सन कहा जाता है हमारा। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओजोन की मोटाई अगर पूछा जाए नापने वाली इकाई को क्या कहा जाता है, तो डॉप्सन कहा जाता है। और इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी वही प्रश्न पूछा गया है, लेकिन शब्द थोड़े से बदल दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था कि ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई क्या है, हमारा डॉप्सन। इसका उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। क्या कह रहा है? देखिए धीरे धीरे अब प्रश्नों का स्तर कठिन हो रहा है। देखिए ये प्रश्न जैसे आप शायद इससे पहले नहीं देखे होंगे ये प्रश्न, लेकिन बताइए। ये प्रश्न में कहा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है। जल्दी से बताइए, तो पास्कल किसका मात्रक होता है अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में। ए ऑप्शन का रहा है दाब का, बी ऑप्शन का रहा है कार्य का, सी ऑप्शन का रहा है ऊर्जा का और डी ऑप्शन का रहा है हमारा शक्ति का। जल्दी से कमेंट कर दिए और उत्तर जल्दी से बताइए। चलिए 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 बताइए, बताते रहिए आप लोग। 1 मिनट पीछे क्या कर रहे हैं, कभी रोजाना कोई ना कोई दिक्कत आप लोग जरूर कर देते हैं इसमें। चलिए ठीक है, इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है। ठीक तो है, क्या दिक्कत है। चलिए इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। चलिए
चलिए ठीक है, सब उत्तर सही है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक होता है? तो हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा दाब। पास्कल मात्रक होता है वो होता है दाब का। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, उसके बाद लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा एक बार। जो लोग हमसे जुड़े हैं तो वो जानते हैं कि हमारे चैनल पर किस प्रकार की क्लास प्रोवाइड की जाती है। जो लोग नए आए हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि जुड़ जाइए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी दिन बचे हम आपको इंपॉर्टेंट क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन हम आपको आंसर की भी प्रोवाइड करेंगे। तो आंसर की चाहते हैं सबसे पहले सबसे सटीक, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि सबसे सटीक हम ही प्रोवाइड करने वाले सबसे पहले। ठीक है, अभी हम आपको लास्ट में नंबर भी बताने वाले हैं, एक व्हाट्सअप नंबर बताएंगे जिस पे आपको अपना पेपर भेजना होगा। अगर आयोग ना ले तो भेज दीजिएगा, अगर आयोग ले लेगा तो आप लोग कमेंट करके उस पर प्रश्नों को बताइएगा। ठीक है, चले फिलहाल अपनी क्लास पर आएंगे अभी। जब लिफ्ट ऊपर की ओर, यहाँ पर और हो जाएगा ठीक, और त्वरित गति करे तो लिफ्ट में बैठे मनुष्य का भार प्रतीत होता है। देखिए ये होता है कठिन प्रश्न। बताइए, कहा जा रहा था कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति करे तो लिफ्ट में बैठे मनुष्य का भार प्रतीत होता है। कैसा होगा? ए ऑप्शन का रहा है बढ़ा हुआ, बी ऑप्शन का रहा है घटा हुआ, सी ऑप्शन का रहा है समान रहेगा, और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। चले बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा? बिल्कुल सही, जितने भी लोगों ने ए ऑप्शन बताया है उन सभी का सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति करती है तो मनुष्य का जो भार होता है वह बढ़ा हुआ महसूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिंपल उत्तर निकल जाएगा बढ़ा हुआ, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखने वाले क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कंबल को झड़कने पर धूल मिट्टी के कणों का नीचे गिरना गति के कौन से नियम का पालन करता है? जल्दी से बता दीजिए कौन से नियम का पालन करेगा। यहाँ पर समझ के पढ़िएगा, उसके बाद उत्तर दीजिए, क्योंकि ये टफ प्रश्न है। ठीक है, एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए कि कंबल को झड़कने मतलब जब आप हिलाते हैं कंबल को, पहले झटकते हैं तब भी आप ओढ़ते हैं या बिछाते हैं। ठीक है, तो वहां पर कहा जा रहा है कंबल को झड़कने पर धूल मिट्टी के कणों का नीचे गिरना गति के कौन से नियम का पालन करता है? बताइए। ए ऑप्शन का रहा है गति का प्रथम नियम, बी ऑप्शन का रहा है गति का द्वितीय नियम, सी ऑप्शन का रहा है गति का तृतीय नियम, और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए जल्दी से। तो चलिए बिल्कुल सही। तो अगर बात करेंगे जो धूल नीचे गिरती है तो वो हमारा गति के प्रथम नियम का अनुसरण करती है। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। देख रहे हैं प्रश्नों का स्तर। कई लोग अगली क्लास में बोल रहे थे, जब हम रसायन विज्ञान का क्लास करा रहे थे तो कई लोग बोल रहे थे सर क्वेश्चन तो बहुत सरल है, ये प्रश्न नहीं आएंगे। तो मैंने सोचा चलिए भौतिक विज्ञान में आपसे कठिन प्रश्नों से रूबरू करा दें और कुछ सरल प्रश्न भी लाए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पेट परीक्षा में सारे के सारे कठिन ना तो सारे के सारे सरल, दोनों नहीं आएंगे, मिक्स प्रश्न आएंगे, मीडियम के प्रश्न आते हैं। ठीक है, ना तो ज़्यादा सरल ना ही ज़्यादा टफ। ठीक, चले आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि बंदूक से गोली निकलने के पश्चात कंधे का पीछे की ओर जाना गति के किस नियम की पुष्टि करता है? जल्दी से बता दीजिए। बंदूक से गोली निकलने के पश्चात कंधे का पीछे की ओर जाना गति के किस नियम की पुष्टि करता है? ए ऑप्शन का रहा है जड़त्व का नियम, बी ऑप्शन का रहा है संवेग संरक्षण का नियम, सी ऑप्शन का रहा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और डी ऑप्शन का रहा है उपरोक्त सभी। चले शायद आप तो बंदूक चलाए नहीं होंगे, लेकिन अगर जो लोग चलाए होंगे वो जानते होंगे कि जब बंदूक से गोली निकलती है तो झटके से कंधा पीछे आ जाता है जो बंदूक चलाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर बताइए कौन सा सही होने वाला है? चलिए बताइए। चलिए बिल्कुल सही, इसे हम कहेंगे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। सी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिए और फटाक से आगे बढ़ जाइए, क्योंकि रैपिड फायर क्लास है, कम समय में अधिक प्रश्न प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि इससे पहले हम इसी तरीके से क्लास करा रहे हैं कई दिनों से, आखिरी समय है, जितना भी प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर हल कर सकते हैं करिए, अधिक से अधिक प्रश्नों से परिचित होइए। ठीक है, अब जो भी पढ़ें उसे रिवीजन करिए सिर्फ। ठीक है, और नए चैप्टर को मत पढ़िएगा, नए पुस्तक को मत पढ़िएगा, क्योंकि अब अंतिम समय है, यहाँ पर भ्रमित होने के दौर में हैं आप। ठीक है, क्योंकि आपको टेंशन भी है, आप भ्रमित हो जाएंगे।
ठीक है, चलिए फिलहाल आएंगे अपने प्रश्न पर। क्या कह रहा है हमारा ये प्रश्न, कह रहा है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम संबंधित है। किससे संबंधित है यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है क्रिया प्रतिक्रिया से, बी ऑप्शन कह रहा है जड़त्व से, सी ऑप्शन कह रहा है संवेग परिवर्तन और डी ऑप्शन कह रहा है बल आघूर्ण से। चलिए बताइए न्यूटन के गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है, जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए तो। ठीक ठीक, न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम था उसका संबंध जो था वो था जड़त्व से। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हम आपके सामने रख दिए हैं। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। उससे पहले एक निवेदन करेंगे और एक बात पूछना चाहेंगे, क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। और क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले जितने भी समय आपके परीक्षा में बचे हैं, हम आपको डेली सुबह 10 बजे इंपॉर्टेंट क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और परीक्षा वाले दिन हम आपको आंसर की प्रोवाइड करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए फिलहाल आएंगे अपने क्लास पर और प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किस प्रकार की गति करते हैं। ए ऑप्शन कर रहा है सरल रेखीय गति, बी ऑप्शन कर रहा है दोलनीय गति और सी ऑप्शन कर रहा है वृत्ताकार गति और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए उत्तर कौन सा होगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। चलिए बताइए। चलिए बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार गति से गति करते हैं, वृत्ताकार गति से गति करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे। इसमें तो बी ऑप्शन सही किए थे, जड़त्व तो बिल्कुल सही, जड़त्व ही था। चले इस प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न टफ लग रहे हों लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका यह हमारा आज का आखिरी क्लास होगा विज्ञान की, ठीक है। इससे पहले हमने जीव विज्ञान की क्लास करा दी है, अगर नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर विज्ञान की एक क्लास हुई है और दूसरी क्लास जो हुई है वो है रसायन विज्ञान, और आज की क्लास हमारी है भौतिक विज्ञान की, क्योंकि आपको विज्ञान तीनों पढ़कर ही 5 प्रश्न और 5 नंबर लेना है, ठीक है। 5 प्रश्नों को सही करके 5 नंबर ले लेना है तीनों विज्ञान को पढ़कर। चले फिलहाल आते हैं अपने प्रश्न पर। कह रहा है कि सरल आवर्त गति करते पेंडुलम के माध्य अवस्था पर वेग का मान होता है। प्रश्न समझे, नहीं समझे तो फिर सुनिए कि सरल आवर्त गति करते पेंडुलम के माध्य अवस्था पर वेग का मान होता है। क्या होता है, अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। चलिए जल्दी बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। अगर बात करें इस प्रश्न की उत्तर की, तो सरल आवर्त गति करते पेंडुलम के माध्य अवस्था पर वेग का मान जो होगा वो होगा अधिकतम, ठीक है, अधिकतम हो जाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए कई लोगों के घरों में तो वॉशिंग मशीन होगा, ठीक है, जो शहरों में रहते हैं उनके पास तो वॉशिंग मशीन होगा, गांव वालों के पास अभी उतना नहीं विकास हुआ है। लेकिन चलिए वॉशिंग मशीन का भी एक प्रश्न आ गया और ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। एसएससी के कई परीक्षाओं में जैसे एमटीएस, सीजीएल और ग्रुप डी के रेलवे की जो ग्रुप डी परीक्षा होती है उसमें भी पूछा गया, कई परीक्षाओं में पूछा गया यह प्रश्न है, इसलिए अब आपके लिए भी प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, बताइए। ए ऑप्शन कर रहा है विसरण की सिद्धांत पर, बी ऑप्शन कर रहा है अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल और सी ऑप्शन कर रहा है प्रसरण और डी ऑप्शन कर रहा है अपकेंद्रीय बल। चले जल्दी से बता दीजिए कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक ठीक, चले बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए जितने भी लोग अभिकेंद्रीय बल सही कर रहे हैं उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तर होगा हमारा अपकेंद्रीय बल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि बल को गति का कौन सा नियम परिभाषित करता है, बताइए। बल को गति का कौन सा नियम परिभाषित करेगा। ए ऑप्शन करा है गति का दूसरा नियम, बी ऑप्शन करा है केपलर का नियम, सी ऑप्शन करा है आर्किमिडीज का नियम और डी ऑप्शन करा है इनमें से कोई नहीं। लगभग हम भौतिक विज्ञान के हर चैप्टर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 5 नंबर आपको लेना है तो सभी तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बताइए कि बल
को गति का कौन सा नियम परिभाषित करेगा? यहाँ पर जो उत्तर दे रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही। गति का जो दूसरा नियम होता है यही बल को गति परिभाषित करती है। ठीक है, बल को गति का कौन सा नियम परिभाषित करता है? तो हमारा गति का दूसरा नियम ही परिभाषित करेगा और ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखने वाले क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल नहीं है? संपर्क बल नहीं है, ये प्रश्न शायद आपके लिए पूरा का पूरा नया होने वाला है। जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। चले, ए ऑप्शन करा है गुरुत्वाकर्षण बल, बी ऑप्शन करा है घर्षण बल, सी ऑप्शन करा है चुंबकीय बल और डी ऑप्शन करा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए कौन सा संपर्क बल नहीं है। तो अगर बात करें संपर्क बल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये संपर्क बल है और चुंबकीय बल जो है ये भी संपर्क बल है। लेकिन बात करें संपर्क बल नहीं है तो यहाँ पर हमारा उत्तर बी ऑप्शन की तरफ जाएगा और बी ऑप्शन आप लोग सही कर लिए होंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न को देखने वाले क्या कर रहा है, क्लास की स्पीड थोड़ी सी और तेज करेंगे क्योंकि क्लास बड़ी ना होने पाए बहुत ज़्यादा, नहीं तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं। मुझे पता है कई लोग हैं हमारे चैनल पर विजिट करते हैं, 2-1 मिनट देखे, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके चल दे, दो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो फिर नहीं पढ़ते। इन लोगों से हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आखिरी समय है, जो भी अगर आपको लगता है कि आपके लिए लाभदायक है तो ज़रूर पढ़िए। ठीक है, चलिए फिलहाल अपने प्रश्न पर आएंगे। कह रहा है कि वृत्ताकार पथ में किए गए कार्य का मान होता है, कैसा होगा? ए ऑप्शन कह रहा है ऋणात्मक, बी ऑप्शन कह रहा है धनात्मक, सी ऑप्शन कह रहा है शून्य और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, वृत्ताकार पथ में किए गए कार्य का मान होता है, कैसा होगा? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य। जल्दी बताइए तो। चलिए बिल्कुल सही। अगर बात करें वृत्ताकार पथ में किए गए कार्य का जो मान होगा वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई कठिन हो या सरल हो प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि आपका पेपर जो होता है ना, इतना हल्के में मत लीजिए। आप 2021 का पेपर देखिए, जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं 2 बार 3 बार, उनको देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ हमारा जो परीक्षा होता है किस स्तर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने शून्य ऑप्शन सही किया वो सही हो जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए बताइए, प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि पवन ऊर्जा में ऊर्जा के किस रूप का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? ए ऑप्शन कह रहा है स्थितिज ऊर्जा, बी ऑप्शन कह रहा है गतिज ऊर्जा, सी ऑप्शन कह रहा है रासायनिक ऊर्जा और डी ऑप्शन कह रहा है सौर ऊर्जा। बताइए, पवन ऊर्जा में ऊर्जा के किस रूप का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि स्थितिज ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा होगा, रासायनिक ऊर्जा होगा या सौर ऊर्जा होगा। एक बार जरूर बताइएगा। चलिए 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 जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्योंकि क्लास को भी समाप्त करना है, क्लास बहुत बड़ी ना होने पाए, नहीं तो आप पढ़ेंगे नहीं। अगर बात करें पवन ऊर्जा में ऊर्जा के किस रूप का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो वो हो जाएगा हमारा गतिज ऊर्जा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है पवन ऊर्जा में। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, कौन सी युक्ति है? सबसे पहले यहाँ पर जान जाइए माइक्रोफोन। माइक्रोफोन मतलब यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये बदलता है ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को ये ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। और डायनमो की बात करें तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, लिख लीजिए, डायरेक्ट उत्तर बता देते हैं ना, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। लेकिन अगर बात करें यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में जो बदलने वाली युक्ति है वो होता है सितार। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर हमारा निकलेगा ए ऑप्शन हम सही करेंगे क्योंकि यही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चले आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भूमध्य रेखा से गर्म हवाओं का ऊपर उठना उसका संचरण की किस विधि से संबंधित है? ठीक है, कह रहा है कि भूमध्य रेखा से गर्म हवाओं का ऊपर उठना उसका संचरण किस विधि से संबंधित है? ए ऑप्शन कह रहा है चालन विधि, बी ऑप्शन कह रहा है संवहन विधि और सी ऑप्शन कह रहा है विकिरण विधि और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता दीजिए, ये प्रश्न बहुत टफ है। अगर आपने इसका उत्तर दे दिया तो मैं मान जाऊंगा अब आप 5 प्रश्न इसका सही कर देंगे। चलें
बताइए। नहीं, नहीं, आज के सवाल सरल नहीं थे। अगर आप इस क्लास में लगभग 5 से 6 प्रश्न कर दे रहे हैं सही ना, तो आप यकीन करिए कि आपको बहुत अच्छा स्कोर मिल जाएगा पेट में। ठीक है? चलिए बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की, तो उत्तर हो जाएगा हमारा संवहन विधि, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है वह निकाय जिसमें केवल ऊर्जा का आदान प्रदान हो लेकिन द्रव्य का नहीं कहलाता है। क्या कहलाएगा वही आपसे पूछा जा रहा है। एक बार फिर प्रश्न को समझ लीजिए। वह निकाय जिसमें केवल ऊर्जा का आदान प्रदान हो लेकिन द्रव्य का नहीं, वह क्या कहलाता है। ए ऑप्शन कह रहा है खुला निकाय, बी ऑप्शन कह रहा है बंद निकाय, सी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त दोनों, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। बताइए जल्दी कौन सा सही होगा। यहाँ पर पहले हम दो ऑप्शन काट दे रहे हैं, सी ऑप्शन हम काट दिए और डी ऑप्शन काट दिए। अब बताइए खुला निकाय होगा या बंद निकाय होगा। जल्दी बताइए खुला निकाय होगा या बंद निकाय। तो बिल्कुल सही हमारा उत्तर हो जाएगा बंद निकाय। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। उससे पहले एक निवेदन करेंगे, क्लास को लाइक जरूर करिएगा। अभी तक आप क्लास पर बने हैं, इसका मतलब आपको क्लास अच्छी लग रही थी। एक बार लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आंसर की प्रोवाइड करने वाले हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और अपने मित्रों तक शेयर नहीं किए तो एक बार अंतिम समय में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चले आते हैं अपने प्रश्न पर। कहा जा रहा है इस प्रश्न में कि ऊष्मा के हस्तांतरण की दर किस विधि में अधिकतम होगी। ऊष्मा के हस्तांतरण की दर जो है किस विधि में अधिकतम होगी पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कर रहा है चालन में, बी ऑप्शन कर रहा है संवहन में, और सी ऑप्शन कर रहा है विकिरण में, और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। चले बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगर बात करें ऊष्मा के हस्तांतरण की दर किस विधि में अधिकतम होगी, तो वो विधि हो जाएगा विकिरण में। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर विकिरण, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। अब कुछ प्रश्न मात्र बचे हैं, 2-3 प्रश्न, उनको जरूर देख कर जाइएगा। अगले प्रश्न की बात कर रहा है कि बंद कमरे में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि में होता है। कहा जा रहा है बंद कमरे में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि में होता है। चलिए बताइए। ए ऑप्शन कर रहा है चालन, बी ऑप्शन कर रहा है संवहन, सी ऑप्शन कर रहा है विकिरण, और डी ऑप्शन कर रहा है उपरोक्त सभी। बताइए बंद कमरे में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि में होता है। बिल्कुल सही हमारा उत्तर इसमें भी जो होगा वो हो जाएगा संवहन। ठीक है, संवहन, इसका भी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आज के आखिरी प्रश्न पर चलेंगे। क्या कर रहा है हमारा आखिरी प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता है। जल्दी बताइए एक कंपन में लगा समय क्या कहलाएगा। ए ऑप्शन का रहा है आयाम कहलाएगा, बी ऑप्शन का रहा है आवर्तकाल कहलाएगा, सी ऑप्शन का रहा है तरंग दैर्घ्य कहलाएगा, और डी ऑप्शन का रहा है आवृत्ति कहलाएगी। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। जल्दी बताइए। एक कंपन में लगा समय की बात करें तो यह हमारा आवर्तकाल कहलाता है। आपके लिए उत्तर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलें आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आखिरी समय में अगर आपको और किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही, उसको टॉपिक का नाम लिखिए और वहाँ पर लिख दीजिए कि सर हमें इस टॉपिक में दिक्कत है, इस सब्जेक्ट में दिक्कत है। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कुछ समझाया जाए। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ऑन करिए। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। तैयार रहिएगा एक मैराथन क्लास के साथ और एक इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।